सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। ला ऑफ वन, एक का कानून। चैप्टर 16, उसका सेकंड पार्ट। इसमें दी गई जानकारियां या तो आप स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं, जान सकते हैं या फिर नकार सकते हैं या सिरे से खारिज कर सकते हैं। यह आपकी अपनी फ्री विल है जो हमें अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। राज कहते हैं हम अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में आपका स्वागत करते हैं। डॉन पूछते हैं क्या आप बता सकते हैं कि तीसरी, चौथी और पांचवी घनत्वता के कितने प्रतिशत ग्रह जैसा कि आपने यहाँ बताया है वे नकारात्मक ध्रुवता के हैं जिनका झुकाव खुद की सेवा में है। तो डॉन यहाँ पर पूछ रहे हैं रा से क्या आप हमें उनका प्रतिशत बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग केवल अपनी सेवा करना चाहते हैं और उनका झुकाव नकारात्मक है। रा कहते हैं हम यह सवाल के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि इससे भ्रम का कानून लग जाएगा। हम बस इतना बता सकते हैं कि नकारात्मक या खुद की सेवा की तरफ झुकाव वाले ग्रह बहुत ही कम हैं। आपको सटीक अंक बताना सही नहीं होगा। डॉन कहते हैं मैं अपना सोच बताना चाहता हूं कि क्यों यहाँ पर नकारात्मक झुकाव वाले ग्रह कम हैं और पूछना चाहूंगा कि मेरी सोच सही है या नहीं। एक सकारात्मक झुकाव वाला समाज जहाँ सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा सा पत्थर सबकी मदद से हिलाना आसान होता है, परंतु जहाँ समाज ऐसा है जिनका झुकाव खुद की सेवा करने की तरफ है, उनके लिए उस बड़े पत्थर को इन लोगों की सभी की सहायता से हिलाना मुश्किल होगा जो खुद की सेवा करते हैं। उनके लिए ये काफी कठिन काम होगा। इसलिए दूसरों की सेवा में चीजें आसान हो जाती हैं और नकारात्मक झुकाव वालों के तुलना में विकास तेजी से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो दूसरों की सेवा करते हैं उनमें यूनिटी अधिक रहती है, तो वो कठिन से कठिन काम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो स्वार्थी होते हैं, जो केवल अपनी खुद की ही सेवा करना चाहते हैं
और अगर वो सब मिल भी जाएं और कोई अच्छा काम करना चाहे दूसरों की सेवा, तो वो नहीं कर पाते, उनको वो सफलता नहीं मिलती है जितनी सफलता जो दूसरों की सेवा करने वाले लोगों की एकता में होती है। तो रा कहते हैं हाँ, ये सही है। डॉन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी ग्रह के परिसंघ को कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है? रा कहते हैं सेवा करने की इच्छा की शुरुआत प्रेम या समझदारी की घनत्वता यानी कि चौथी घनत्वता से होती है और यह उनके समूह का अत्यधिक तीव्र लक्ष्य होता है, यानी कि उनमें सेवा की भावना काफी अधिक होती है। इस प्रकार उन ग्रहों के कुछ प्रतिशत लोग और लगभग 4% वो लोग जिनकी पहचान हम आपको नहीं बता सकते हैं, वे आपके समय के काफी पहले से हैं, एक ही चीज की तलाश करते हैं और वह है दूसरों की सेवा। जैसे कि वे दूसरे लोग या दूसरे ग्रह के लोगों की समझदारी के बीच प्रवेश करते हैं, उनके बीच एक रास्ता सा बन जाता है और इस तरह वह दूसरों की सेवा का विचार उनसे साझा करते हैं और सेवा के लक्ष्य में एक साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ने स्वेच्छा से एक समूह का गठन किया और उसके डाटा को एक ऐसी जगह रखा जिसे आप केंद्रीय विचार परिसर कहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जिसके तहत हर इकाई अपने सेवा पर कार्य करती थी तथा अपनी सेवा को बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य समझ को बुला भी सकती थी। किसी कारण परिसंघ के लोगों का गठन हुआ और उनके काम करने के तरीके बने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो लोग दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो वो अपने आप ही ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं या उन लोगों को ढूंढते हैं जो दूसरों की सेवा में संलग्न हैं और उनका ओरा मैच होता है, उनके विचार मैच होते हैं और वो दूसरों की सेवा के लिए एक संगठन बना लेते हैं और उसके तहत वो काम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। डॉन, इस आकाश गंगा में इतनी बड़ी संख्या में ग्रह हैं, मैं सोच रहा हूँ आपने कहा है कि लगभग 500 ग्रह ऐसे हैं जो कि परिसंघ के हैं। यह मुझे पूरे चौथे और पांचवें घनत्वता का ग्रह जो हमारे आसपास है उसका काफी छोटा या कम प्रतिशत ही लग रहा है। क्या इसका कोई कारण है? इस परिसंघ में इतने थोड़े प्रतिशत ग्रह ही शामिल हैं? तो रा कहते हैं ऐसे कई सारे परिसंघ हैं। हमारा परिसंघ तो केवल आपके आसपास के 7 आकाश गंगा के ग्रहों में ही कार्य करते हैं और हम इन्हीं आकाश गंगा के सारे घनत्वता से जो पुकार होती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। डॉन कहते हैं क्या आप आकाश गंगा शब्द को परिभाषित कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल अभी आपने किया है? रा कहते हैं हम इस शब्द का इस्तेमाल उसी संदर्भ में करते हैं जैसे कि आप तारों की व्यवस्था के लिए करते हैं। डॉन कहते हैं मैं थोड़ा उलझ गया हूं कि कुल मिलाकर कितने ग्रह हैं? आप अंदाजन बताइए जिन्हें आपकी परिसंघ सेवा प्रदान करती है। रा कहते हैं मैं आपकी उलझन देख रहा हूं, हमें आपकी भाषा में समझाने में कठिनाई हो रही है। आकाश गंगा शब्द को हमें तोड़ना होगा। हम इस आकाश गंगा शब्द को उसी नाम से बोलते हैं जैसे कि आपके स्थानीय लोग बोलते हैं। इस प्रकार सूरज को हम आकाश गंगा का केंद्र कहते हैं। हम देख रहे हैं कि आपके हिसाब से इस शब्द का
अलग मतलब है। तो डॉन कहते हैं हाँ, हमें जो विज्ञान पढ़ाया गया है वहां इस आकाशगंगा शब्द का अर्थ स्पाइरल तारों की प्रणाली है जहां लाखों लाख तारे होते हैं। यही उलझन हमें पहले के संवाद में भी हुआ था। मुझे खुशी है कि यह उलझन सुलझ गई। जैसे कि हमने अभी बताया कि हमारी समझ में आकाशगंगा शब्द का अर्थ है कुंडलीदार तारों की प्रणाली जिसमें लाखों लाख तारे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे आकाशगंगा को छोड़कर अन्य आकाशगंगा में किस तरह का क्रम है? तो रा कहते हैं हम जीवन की अनंत क्षमता के बारे में जागरूक हैं। आप इस अनुमान में सही हैं। तो डॉन कहते क्या आप हमें बता सकते हैं कि अन्य आकाशगंगा में जीवन का विकास हमारे आकाशगंगा के समान है? रा कहते हैं यह विकास करीब करीब एक तरह का ही है जो कि एक समान रूप से शुरू से अंत तक गमन करती है, यानी चलती है और अनंत तक पहुंचती है। हर आकाशगंगा की प्रणाली में उनका जो स्वतंत्र चुनाव होता है उसके कारण एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा में बहुत ही मामूली अंतर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने कहा जितनी भी आकाशगंगाएं हैं वो उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, मामूली सा अंतर होता है। डॉन कहते हैं तो फिर एक का कानून सही मायने में व्यापक है जो कि सारे आकाशगंगा में 8वीं घनत्वता या फिर अष्टक तक विकास में मदद करता है। रा कहते हैं हाँ, यह सही है। वहां अनंत रूप है, अनंत समझदारी है, परंतु विकास का मार्ग सिर्फ एक है, यानी एक का कानून। डॉन कहते हैं मैं अनुमान लगा रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में जाने के लिए एक के कानून की समझदारी की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह बिल्कुल आवश्यक है कि एक इकाई सचेत रूप से यह समझे कि कटाई योग्य होने के लिए उसे समझदारी की आवश्यकता नहीं है। समझदारी इस घनत्वता के लिए नहीं है, यानी कि यह समझदारी की घनत्वता नहीं है। डॉन कहते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं ये कहना चाहता था कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि तीसरी से चौथी घनत्वता में जाने के लिए वह सचेत रूप से एक के कानून के प्रति जागरूक हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक के कानून के बारे में नहीं जानते, परंतु अनजाने में ही वह दूसरों की सेवा करते हैं और इसी के तहत उनकी कटाई हो जाती है, क्योंकि वो दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की सेवा करना ही हमारे लिए विकास का साधन है। और वो अनजाने में एक के कानून का ही अनुसरण कर रहे होते हैं, तो वो चौथी घनत्वता में अपने आप ही चले जाते हैं। डॉन कहते हाँ, रा कहते हैं हाँ ये सही है। डॉन कहते अच्छा तो फिर किस घनत्वता में किसी भी इकाई को सचेत रूप से एक के कानून के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है? तो रा कहते हैं 5वीं घनत्वता की कटाई ही वह कंपन्नता है जो सचेत रूप से एक के कानून को सम्मान कर्तव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यह जिम्मेदारी सम्मान ही इस कंपन्नता की नींव है। तो डॉन कहते हैं क्या आप हमें इस सम्मान जिम्मेदारी के अवधारणा के बारे में और भी बता सकते हैं? तब वो इस कंपन्नता के बारे में डॉन जानना चाहते हैं रा से। तो रा कहते हैं हर जिम्मेदारी एक सम्मान है और हर सम्मान एक जिम्मेदारी है। मतलब यह है कि जिम्मेदारी है
तो उसका सम्मान समझो, और अगर सम्मान है तो उसको जिम्मेदारी समझ के निभाओ। डॉन कहते हैं, मैं बल्कि एक संदिग्ध सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि शायद मैं इस पुस्तक में ना रखूं। मैं सोच रहा था कि यह जो पशुओं के अंग भंग की घटना पूरे देश में हो रही है, उसके बारे में आप समझा सकते हैं। रा कहते हैं, इस अंग भंग की घटना का बड़ा हिस्सा उन दूसरी घनत्वता के प्राणियों द्वारा होता है जो कि मांस खाते हैं। इस अंग भंग की घटना का कुछ हिस्सा उनके द्वारा होता है जिसे आप बहुआयामी प्रकार कहते हैं, जो कि विचार रूप होते हैं, और इन विभिन्न भागों का इस्तेमाल करके तीसरी घनत्वता के जीवन में आने की कोशिश करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स उन्होंने जो मांसाहारी हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, उनके बारे में कहा है। डॉन कहते हैं, यह विचार कहाँ से आते हैं? तो रा कहते हैं, यह सवाल अस्पष्ट है, फिर भी हम इसके जवाब को देने की कोशिश करते हैं। पहला वे रचयिता से आते हैं, दूसरा वे वहां से आते हैं जिसे आप लोअर एस्ट्रल कहते हैं, कुछ इनर प्लेन की सोच है, तीसरा वे हैं जो इस धरती के नीचे पाताल में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं जहां तक मैं समझती हूँ, शायद ये भूत प्रेत वाली बात कर रहे हैं। डॉन, क्या इनका कोई खास रूप होता है? रा कहते हैं, यह इकाइयां किसी भी विचार रूप में ढल जाती हैं जिसका संबंध डर या आतंक से होता है। तो डॉन कहते हैं, क्या यह विचार रूप सिर्फ पशुओं पर आक्रमण करते हैं या तीसरी घनत्वता के लोगों पर भी करते हैं? तो रा कहते हैं, यह विचार रूप तीसरी घनत्वता के लोगों पर आक्रमण नहीं करते हैं। तो डॉन कहते हैं, धन्यवाद। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह जो चांदी के कण जो कभी हमारे चेहरे पर या कहीं और मिलते हैं, वह क्या हैं? रा कहते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह उस व्यक्ति के लिए भौतिक रूप से चेतना संबंधी किसी विशेष प्रकार की वस्तु में रुचि रखने वाला सूचक है, यानी कि वह उस व्यक्ति के लिए किसी तरह का इशारा होता है। यह और कुछ नहीं, बस चेतना संबंधी प्रकृति का होता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, यानी अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की ओर जाने लगते हैं, तो उनके चेहरे पे या शरीर के किसी भी अंग पे चमक जो दिखाई देती है या जो शाइनिंग दिखाई देती है, इसका संबंध उसी से है, चेतना के स्तर पे। तो डॉन कहते हैं, ये चांदी के कण कौन बनाते हैं? क्या वे असली हैं? रा कहते हैं, यदि हो सके तो कल्पना कीजिए, सीखना सिखाना जब अपनी एक क्षमता तक पहुंच जाता है, तो किसी एक बिंदु पर उन्हें उनके सीखने सिखाने की उपयुक्तता या महत्वता का संकेत मिलता है। वह इकाई स्वयं इनर प्लेस की सहायता से जो भी संकेत उसके लिए सबसे अधिक समझने या ध्यान देने योग्य बनाता है, यानी कि वह इकाई स्वयं इनर प्लेन्स के लोगों की मदद से इसे बनाती है। तो डॉन कहते हैं, आप कह रहे हैं हम खुद इसे बनाते हैं? तो रा कहते हैं, वह इकाई सचेत रूप से इसे नहीं बनाती। जब इनके दिमाग की जड़ की समझदारी का संपर्क अनंत बुद्धिमानिता से अनजाने में हो जाता, तब यह बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रा ये कहना चाहते हैं कि ये हम खुद नहीं बनाते, लेकिन जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने आप ही समझदारी आने लगती है, समझने लगते हैं
आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, अनंत रचयिता से हमें कैसे जोड़ना है, तो ये अपने आप ही बनने लगते हैं। तो डॉन कहते धन्यवाद। क्या यह संभव है कि आप चौथी घनत्वता के स्थितियों को थोड़ा वर्णन करें? तो रा कहते हैं, हम जैसा कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उस पर विचार करें। चौथी घनत्वता का सकारात्मक वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। हम केवल यह बता सकते हैं कि क्या नहीं है और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। चौथी घनत्वता के परे हमारी क्षमता और सीमित हो जाती है, जब तक कि हम बिना शब्दों के नहीं हो जाते। यानी कि हमें बातचीत करने के लिए शब्दों की मदद लेने या बोलने की जरूरत ना हो। चौथी घनत्वता तब तक नहीं आती जब तक कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत पड़े। यानी कि तभी चौथी घनत्वता में हम पूरी तरह जाएंगे जब हमें बात करने के लिए बोलने की जरूरत ना हो, या फिर हम चुने कि हमें बात करनी है। हमारा शरीर भारी या रासायनिक नहीं रहता। यहाँ स्वयं के अंदर विरोधाभास नहीं रहता। उनके लोगों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं होता है। वहां ऐसी कोई संभावना नहीं है जो किसी को भी किसी तरह का भेदभाव पैदा करे। तो फ्रेंड्स, रा कहते हैं यहाँ पर टेलीपैथी एक्टिव हो जाती है। चौथी घनत्वता में टेलीपैथी एक्टिव हो जाती है। यहाँ दिमाग का दिमाग से संपर्क हो जाता है और वो उससे बात करते हैं। बीच में किसी तरह का कोई भेद नहीं रहता, कोई पर्दा नहीं रहता, क्योंकि एक दिमाग दूसरे दिमाग को पढ़ लेता है। यहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। जब दिमाग से बात हो रही तो शब्दों की जरूरत ही नहीं है। शरीर हल्के हो जाते हैं, स्वयं के अंदर समानता आ जाती, किसी तरह का मतभेद नहीं रह जाता है। यानी दूसरों की सेवा और अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की ओर आगे बढ़ना। यहाँ पर लोगों के शरीर 2 पैर वाले होते हैं, परंतु आपकी अपेक्षा अधिक सघन और वे जीवन से भरे हुए होते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरों की सोच से जागरूक होते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरों की कंपन्नता से जागरूक होते हैं। इस घनत्वता में लोगों में दया होती है तथा उन्हें सभी के तीसरी घनत्वता के कठिनाइयां, दुख की समझ होती है। यहाँ पर लोगों का झुकाव ज्ञान और रोशनी की तरफ होने लगता है। यहाँ पर जो सारे व्यक्तिगत मतभेद होते हैं वह हल हो जाते हैं आम सहमति से। इनके समूह में अपने आप आपस में तालमेल हो जाता है। तो चौथी घनत्वता के लोगों में अपने आप ही आपस में तालमेल हो जाता है, क्योंकि वो उन लोगों में मतभेद रहता ही नहीं है। एक ही सोच हो जाती है, एक ही विचारधारा हो जाती है, केवल दूसरों का भला करना। डॉन कहते हैं, क्या आप घनत्वता शब्द के बारे में बता सकते हैं, जिसका हम कई बार इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि आप किस संदर्भ में इसका उपयोग करते हैं। रा कहते हैं, घनत्वता शब्द का मतलब वही है जो आप अपने गणित में करते हैं। इसका सबसे सरल या निकटतम उदाहरण संगीत है। जिस प्रकार संगीत के 7 सुर होते हैं और 8वां सुर से सुर दोबारा चालू हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने आपसे साझा किया था कि कुल 7 घनत्वता होती है और हर घनत्वता में 7 सहघनत्वता होती है, और यह सहघनत्वता भी 7 सहघनत्वता में बढ़ जाती है, और ये इस प्रकार ये अनंत तक चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक ने ज्ञान प्राप्त किया तो उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, और इस तरह से ज्ञान एक दूसरे को साझा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
डॉन कहते हैं, करीबन 1 घंटे के ऊपर यह सत्र हो चुका है और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे यह पूछना है कि इस वक्त कार्ला की क्या स्थिति है। रा कहते हैं, कार्ला अभी संतुलित है। यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। डॉन कहते, ठीक है, हम जारी रखते हैं। जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, यानी घनत्वता। मुझे यह समझ आया कि हर घनत्वता की 7 सहघनत्वता होती है तथा हर सहघनत्वता भी 7 सहघनत्वता में बढ़ जाती है और बढ़ती ही रहती है। यह बहुत बड़े दर से फैलता है, यानी 7 के पावर से बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि घनत्वता के किसी भी स्तर पर यदि आप सोच रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। वह सारी चीजें जो आप सोच नहीं रहे हैं वह भी हो रहा है, यानी कि सब कुछ हो रहा है। ये काफी भ्रामक है। कुछ घट भी रहा है और कुछ नहीं भी घट रहा है। यहाँ डॉन जो है भ्रामक उसमें है, वही बोल रहे हैं। तो रा कहते हैं, हम समझ सकते हैं, परंतु आपके इस उलझन से भी हमें अनंत अवसर का विचार आया है। आप किसी भी संभावना, अनुमान जो कि अस्तित्व में है, उस पर विचार कर सकते हैं। डॉन कहते हैं, तब क्या होता है जब हम इन संभावनाओं पर विचार करते हैं जो हो सकती है, जैसे कि हम दिन में सपने देखते हैं, क्या यह इन घनत्वता में वास्तविक हो सकते हैं? तो डॉन ये पूछना चाहते हैं कि जो हम दिन में सपने देखते हैं तो वो इस घनत्वता के अंतर्गत जो है वो सच हो सकते हैं? तो रा कहते हैं, यह दिन में सपने देखने वाले व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर कि वो व्यक्ति कितना अधिक उसमें डूबा हुआ है अपने सपने में। यह बहुत बड़ा विषय है। साधारण शब्दों में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि दिन में दिखने वाले सपने वह होते हैं जिन्हें हम अपने लिए आकर्षित करते हैं, फिर वह हमारे लिए सच्चाई हो जाती है। परंतु यदि हम किसी सामान्य मुद्दों पर विचार मग्न होकर दिन में यह सपने देखें तो फिर इसका प्रभाव पूरे अनंत में के संभावना अनुमान पर पड़ता है और यह किसी और की सच्चाई भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, कई बार जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो वहां हमारा कार्य कुछ करते हैं लेकिन वहां पर हमारे विचार की आवश्यकता नहीं होती और हमारे विचार कहीं और चलते रहते हैं। जैसे मान लो हम कार चला रहे हैं, वो काम हम हमेशा करते रहते, तो वहां हमारे दिमाग की आवश्यकता नहीं होती और हमारा दिमाग कहीं और काम करता रहता है। तो वो कई बार वो चीजें जाकर के सच भी हो जाती हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम मशीनी ढंग से बहुत सा काम करते हैं, इधर हमारा काम चलता रहता है, उधर हमारे विचार चलते रहते हैं। तो डॉन कहते हैं, इसे थोड़ा ठीक से समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि मैं दिन में सपने देखूं कि मैं एक जहाज बना रहा हूं, तो क्या किसी और घनत्वता में यह घटना हो सकती है? तो राह कहते हैं, यह हो चुका है या यह हो रहा है या यह होने वाला है। तो डॉन का जो उदाहरण है वो ये है कि अगर वो जहाज बना रहे हैं तो उनका कहना है कि वो किसी और घनत्वता में हो सकता है। तो रा का कहना है, हाँ, ये घटना या तो घट चुकी है या घटने वाली है। तो डॉन कहते हैं, तो फिर यदि कोई इकाई या व्यक्ति दिन में सपने देख रहा है और उसकी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़े की प्रबल इच्छा हो तो क्या यह हो जाएगा? तो रा कहते हैं, इस मामले में वह इकाई दो लोग यानी खुद की और दूसरे व्यक्ति की कल्पना कर रहा है। तो यह सोच उसके साथ तो जुड़ जाती है और इस सोच का निर्माता, वो खुद निर्माता है, वो दो लोगों के बारे में सोच रहा है, इसलिए साथ में इस सोच में दूसरा व्यक्ति भी है।
तो वह भी जुड़ जाता है। इस प्रकार इस घटना की आपकी तीसरी घनत्वता में होने की संभावना या अनुमान भी बढ़ जाता है। ये लड़ाई झगड़े वाली जो बातें हैं वो तीसरी घनत्वता में अधिक होती है, इसलिए उसमें जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। डॉन कहते हैं, तो क्या ओरियन समूह भी इसी सिद्धांत पर इस्तेमाल करता है ताकि वह ऐसी परिस्थिति बना सके जो कि उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए ठीक हो? तो ओरियन समूह भी यही चाहते हैं। तो रा कहते हैं, इस सवाल का हम विशेष रूप से जवाब देंगे। ओरियन समूह नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के दिन के सपनों का इस्तेमाल करता है तथा उनके इस विचार रूप को मजबूत करने के लिए और जानकारी देने लगता है। तो ओरियन समूह जो है वो नकारात्मक लोगों की तरफ खींचता है और उनको इसके जो ये लड़ाई झगड़े वाली बात है उसके लिए और अधिक प्रेरणा देने लगता है। तो डॉन कहते हैं, क्या वे दिन में सपनों को बढ़ाने के लिए भौतिक रूप से कुछ करते हैं? रा कहते हैं, वह ऐसा तभी कर सकते हैं जब उस व्यक्ति के पास उनके सोच को ग्रहण करने की मजबूत क्षमता हो। तो ये उन्हीं के ऊपर प्रभावशाली होता है जो उनको उनके बातों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। रिसीविंग पावर अधिक होता है उनके पास इसका। तो डॉन कहते हैं, इस ग्रह में जैसे कि कई घुमक्कड़ आए हैं अभी और पहले भी, तो क्या ओरियन समूह के सोच के लोग इन्हें भी अपने निशाने पर रखते हैं? रा कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, जब कोई घुमक्कड़ तीसरी घनत्वता में आता है तो वह पूरी तरह से इसी घनत्वता का होता है। इस ग्रह में उनके सोच को प्रभावित करने की संभावना उतनी ही होती है जितनी कि आम लोगों के साथ होती है, परंतु उनमें सिर्फ एक फर्क होता है, उनकी आत्मा पर रचयिता के प्रकाश का कवच होता है जो कि उनकी सोच को नकारात्मकता की तरफ जाने से रोकता है। उनको पहले से ही पता होता है कि यह सोच उचित नहीं है। उनका झुकाव पहले से ही रचयिता की तरफ होता है। इस प्रकार उनकी सोच तीसरी घनत्वता की चालाकियां तथा सकारात्मक और नकारात्मक भ्रम के तरफ कम विकृत होती है, इसलिए यह अधिक नकारात्मक व्यक्ति की सोच को नहीं पहचान पाते। डॉन कहते हैं, यानी कि जब यह घुमक्कड़ इस ग्रह पर आते हैं तो यह ओरियन समूह के निशाने पर सबसे अधिक रहते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ। डॉन कहते हैं, यदि इन घुमक्कड़ को सफलतापूर्वक ओरियन समूह द्वारा भ्रमित कर दिया जाए तो इन घुमक्कड़ का क्या होगा, इनकी कटाई कैसे होगी? तो रा कहते हैं, यदि इस घुमक्कड़ ने अपने कर्मों द्वारा नकारात्मक झुकाव का प्रदर्शन किया और दूसरों का बुरा किया तो वह भी इस ग्रह के कंपनता में फंस कर रह जाएगा और जब कटाई होगी तो शायद वह फिर से तीसरी घनत्वता के प्रमुख चक्र में यानी कि 25,000 वर्ष के चक्र को इस ग्रह के इकाई के रूप में दोहराएगा। यह इस सत्र का अंतिम सवाल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने यही घुमक्कड़ों के बारे में कहा, लेकिन वो रहते तीसरी घनत्व तक हैं, लेकिन वो उनमें प्रकाश रहता है अनंत रचयिता का, इसलिए उतना नकारात्मक झुकाव उनका नहीं हो पाता। लेकिन ओरियन समूह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको अपने में मिलाने की नकारात्मक ऊर्जा उनको देने के लिए, लेकिन फिर भी उनको इस चीज का ज्ञान रहता है। लेकिन अगर उनमें रहते हैं कुछ इस तरह के जिनके ऊपर उसका नकारात्मकता का प्रभाव पड़ जाता है और जिन पे पड़ जाता है तो वो फिर से 25,000 साल का जो चक्र रहता है उसमें फिर से फंस जाते हैं। तो ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं और जैसा कि रा कहते हैं, हम आपको अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी के प्रकाश में छोड़ते हैं। आज्ञे वसु। धन्यवाद। मैं
अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.